ओके आदित्य जी, आप लाइव हैं। प्लीज कंटिन्यू एंड ऑल द बेस्ट। स्वागत जी है। मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इस ग्रुप के सभी साथियों को और जो भी छात्र इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद जो है मैं पढ़ाई के क्षेत्र में ही आ गया और मेरे पढ़ाने का जो विषय है वो फिजिक्स है, भौतिकी है। और फिलहाल मैं मेरे होम टाउन मुजफ्फरपुर जो बिहार स्टेट में है वहाँ पे मेरा वर्किंग है। यहाँ पे मैं फिजिक्स पॉइंट नाम की संस्था का संचालन करता हूँ, जिसमें 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स विषय की पढ़ाई करवाता हूँ। यहाँ पे बोर्ड के स्टूडेंट्स, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं देन फर्दर ग्रेजुएशन वगैरह में अपना करियर आगे बढ़ते हैं, या जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स जैसे नीट, इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन इत्यादि का एग्जाम की तैयारी करते हैं, वैसे बच्चों की भी मैं मदद करता हूँ। इस लाइव सेशन से जुड़ने का जो मकसद है आज का, वो ये है कि फिजिक्स जो विषय है उसको आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए, आसान तरीके से उसके जो कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको कैसे समझा जाए और याद रखा जाए। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी स्टूडेंट को साल भर तैयारी के बाद एग्जाम में परफॉर्म करना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसमें आंसर्स। क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम्स के हैं तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स के आते हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव हैं तो अपनी मेमोरी के बेसिस पे जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी सवाल जवाब एप्टीट्यूड बेसिस के होते हैं, उनको कैलकुलेट करके देन वहां पे सही आंसर्स मार्क करने होते हैं। तो एग्जाम में परफॉर्म बेहतर करने का एक ही तरीका है कि चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट को कंसेप्ट्स याद होने चाहिए, फॉर्मूला, डेफिनेशन, हर चीज याद रहनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के टॉपिक्स को अच्छे से समझ के लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, एग्जाम तक कैसे याद रखा जाए, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब याद रखने से अच्छा परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2 + 2 कितना, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी कैन आंसर इट्स 4। बट इफ आई आस्क 17 7 जा हाउ मच, तो वहां पे हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये टेबल अगर याद नहीं है तो आप तुरंत आंसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 + 2 बेसिक कैलकुलेशन है। जैसे कोई पूछ ले फादर्स नेम क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बचपन से बंदा पढ़ता आ रहा है, बार बार उसे यूज करना पड़ता है, कई जगह उसे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इसलिए चूंकि ये फ्रीक्वेंट यूज वाली इंफॉर्मेशन हैं, इसलिए हमें याद रहती हैं। और जो चीजें दिमाग को याद रहती है उसके बेसिस पे वो अपना कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर देने में कैपेबल होता है। तो जिस तरह 2 + 2 चूंकि हमें रटा हुआ है कि 4 होता है, इसलिए हम तुरंत आंसर दे पाते हैं, उसी तरह से अगर हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी हमें अगर रटे हुए हों, याद हों, तो हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं, कम समय में बेहतर आंसर दे सकते हैं, जिससे हमको अधिकतर मार्क्स जो है वो गेन हो सके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए चीजों का याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि चीजें याद होना और चीजें समझना दोनों अलग अलग प्रोसेस है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन चीजों को याद करने के लिए पहले समझना भी जरूरी है। सिर्फ याद करने के लिए तो याद कर लिया जाएगा, रट जाएगा आदमी, बट उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। उसमें दिक्कत ये आती है कि अगर किसी बच्चे ने 10 लाइन का कोई आंसर रट रखा है ना, और अगर उसने 7वीं लाइन में कोई वर्ड भूल गया या 7वीं लाइन का स्टार्टिंग ही भूल गया, तो समस्या वहां ये आती है कि वो आगे की 3 लाइन भी भूल चुका होगा, क्योंकि उसका दिमाग वहीं पर रुक जाता है सोचना। लेकिन अगर बच्चा समझा हुआ होता
तब अगर वो कोई वर्ड भूल जाए या कोई सेंटेंस भूल भी जाएगा तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के कारण आगे के सेंटेंस खुद से बनाकर भी लिख सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर से मेरी स्टूडेंट्स को यह सलाह है कि फिजिक्स को रटने वाला विषय ना समझें, फिजिक्स को पहले समझें, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को याद करें, क्योंकि याद तो ऑब्वियसली करना ही है, क्योंकि एग्जाम्स में हमें लिखना होता है। हम लिख वही पाएंगे जो हमें याद होगा, बट आसानी से याद रहे, इफेक्टिव तरीके से याद रहे, इसलिए समझना भी जरूरी है। तो मैं जल्दी से अब शुरू करना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हम अपने पढ़ाई के दौरान हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद याद कर सकें। तो इस सेशन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले पॉइंट के तौर पे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है कि हाँ, हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, हाँ हमें पढ़ना है। जैसे बेसिक सी चीज है, अगर हमें कहीं जाना है, जल्दी तैयार होना है, तो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि बॉस बहुत कम टाइम है, 2 मिनट में फटाफट रेडी होना है ना। तो फिर दिमाग फिर बॉडी के बाकी पार्ट्स को उसी तरह से सिग्नल देता है, उसी तरह से हमारे हाथ पैर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और फटाफट फटाफट ब्रश भी कर लिया, चेहरा भी धो लिया, कपड़े भी पहन लिए और बाहर निकल गए। उसी तरह से पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रटने के लिए। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है, सबसे पहला जो टिप्स है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, या ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, कि हम पढ़ाई शुरू करने से पहले, अपनी स्टडी चेयर पे बैठने से पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि हम अब क्या करने जा रहे हैं अगले कुछ घंटों तक। इससे फायदा ये होगा कि दिमाग मेंटल प्रिपेयर रहेगा, उसको पता है कि अगले 2 घंटे हमको फिजिक्स पढ़ना है, अगले 2 घंटे हमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो रिसेप्शन के लिए तैयार रहेगा। ठीक, जैसे मेहमान घर में आने वाले हों और अचानक से आ जाए तो घर में भगदड़ मच जाती है, अरे दूध नहीं है, अरे चीनी नहीं है, अरे मिठाई नहीं है, अरे पनीर नहीं है ना। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो तो हम उनके स्वागत की तैयारी अच्छे से पहले ही करके रखते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हम वहां प्रिपेयर रहते हैं। उसी तरह से पढ़ाई शुरू करने के लिए भी दिमाग को पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। अब जब हम पहला फेज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम अब पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, तो अब जरूरत होती है कि फिजिक्स पढ़ेंगे तो किसी बुक से पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे ऑनलाइन, है ना, या फिजिक्स पढ़ेंगे तो किसी टीचर से क्लास में जाकर पढ़ेंगे, या फिजिक्स पढ़ेंगे तो स्कूल या कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करके पढ़ेंगे। तो जो किताब हम पढ़ेंगे, जिस लेक्चर को हम अटेंड करेंगे, उस किताब में, उस लेक्चर में जो भाषा इस्तेमाल होने वाली है फिजिक्स को पढ़ाने को लेकर, समझाने को लेकर, तो दूसरा जो जरूरत है वो है भाषा। हमें भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए, हमें भाषा की समझ अच्छे से होनी चाहिए। भाषा की समझ से मेरा मतलब ये है कि बेसिक जो एक तरीका है किसी भी चीज को समझाने का, किसी भी चीज को समझने का, उसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग हो, वर्ड्स जो है वो सुटेबल यूज हो, है ना, और जो भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उनके मतलब हमको पता हो। जैसे क्लास 11th में हम बात करें तो लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली हमारे वोकैबुलरी में, हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना।
फोर्स क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं। तो जब हमें बेसिक जो है इन लैंग्वेज के बारे में हमें पता होगा तो हमको लेक्चर्स या किताब भी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल तो के तौर पे समझाना चाहूंगा कि फिजिक्स में एक बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण जब फोर्स लगेंगे तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी वो वेक्टर सम होगा सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का। तो अब यहाँ पे भाषा का क्या काम? यहाँ पे भाषा का काम है वेक्टर एडिशन को समझना। जैसे ही टीचर ने कहा कि नेट फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, वी मस्ट इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का सेंस हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने घर में कहा कि जाओ पानी ले आओ, तो लाओ का सेंस ही अगर हमें नहीं पता होगा तो हम पानी के साथ क्या करेंगे, है ना? तो भाषा का नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है, भाषा की जानकारी बहुत जरूरी है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं कि ठीक है चलो दिमाग भी ट्रेन है कि हाँ नहीं पढ़ना है, हमें भाषा भी पता है कि हाँ ठीक है ये वर्ड्स आते हैं, इनका ये मतलब होता है, इनका ये सेंस होता है। तो बात आती है सबसे पहले बेसिक्स की। जिस तरह अनाज उपजाने के लिए, खेती करने के लिए पहले ट्रैक्टर से, हल की मदद से खेत को जोता जाता है, उस प्रोसेस को, जो मिट्टी, नीचे की मिट्टी को हम ऊपर लेके आते हैं, खेत जोतना कहते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज में। तो उसी तरह से पहले हमको जमीन तैयार करनी है ना, उसमें खाद पानी प्रॉपर मात्रा में देना होगा, बीज डालेंगे एंड देन समय समय पे उसकी देखभाल करते रहनी होती है। ठीक वैसी ही चीज पढ़ाई में होती है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, हमको बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक से जुड़े बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर हो। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू किया, उसमें फोर्स से बातें शुरू हुई, इनर्शिया की बात हुई, है ना, एक्सेलरेशन की बात हुई, मोमेंटम उसमें इन्वॉल्व होता है। तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट्स, फिजिक्स लर्नर्स, हमें बेसिक टर्म्स जैसे मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या है, पुश एंड पुल है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड है, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है ना। तो ये बेसिक सेंस हमको इनके पता होने चाहिए, बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए, उनके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, उनका सिंबल पता होना चाहिए। तो जब हमको बेसिक टर्म्स पता रहेंगे, पता होंगे, तब हम जब न्यूटन्स लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर बेसिक टर्म्स नहीं पता, मान लीजिए इनर्शिया का मतलब ही नहीं पता किसी को, तो उसको न्यूटन्स लॉ कैसे समझ में आएगा पहला? क्योंकि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और अगर बच्चे को इनर्शिया ही नहीं पता, या टीचर ने एक क्लास पहले बताया भी बट बच्चे ने घर जाकर उसको दोबारा पढ़ा नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की क्लास में, उसको याद नहीं किया, तो अगले दिन वो जब लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करेगा तो उसके लिए इनर्शिया एक अजूबा वर्ड ही रहेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया होता, वो घर पे खुद से पढ़ा होता और याद कर लिया होता, तो अगले दिन जब वो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ता तो उसे बहुत आसानी से वो चीज समझ में आती। सेकेंड लॉ न्यूटन्स का है कि जब भाई फोर्स लगाने पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे को अब यहाँ फोर्स और एक्सेलरेशन का सेंस पता होना चाहिए। अगर उसे फोर्स और एक्सेलरेशन का सेंस ही नहीं पता तो वो सेकेंड लॉ कैसे पढ़ेगा? ठीक है। तो तीसरी बात जो है
मेंटली प्रिपेयर होना और लैंग्वेज पे कंट्रोल होना, कमांड होना। तीसरी बात है कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि फिजिक्स इन जनरल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता भी है, लोग मानते भी हैं। तो सवाल है कि जब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं आसानी से। तो मेरा इसमें यह कहना है कि क्या जब घर बनना शुरू होता है तो क्या दीवार, फाउंडेशन, छत, पिलर्स सब एक साथ बन जाते हैं, या पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, पिलर्स बनते हैं, और लास्ट में छत जो है वो डाली जाती है ना। मींस स्टेप बाय स्टेप एक पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक उसी तरह फिजिक्स में भी कोई अगर बड़ा टॉपिक है तो समझदारी यही है कि हम उसको स्टेप्स वाइज उसको पढ़ें, स्टेप वाइज समझें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको समझें। इससे हमको एक बड़ा टॉपिक जो है वो हमारे लिए आसान बन जाता है। ठीक, जैसे एक डेरिवेशन का एग्जांपल लेना चाहूंगा। 12th क्लास में डाइपोल्स हैं, और डाइपोल्स के दो फील्ड पढ़ने होते हैं, एक एक्सियल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हम पहले दोनों चार्जेस से उस इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला है KQ/R², उसकी मदद से पहले हम दोनों चार्जेस के जो फील्ड्स हैं उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे उनको मेंशन करते हैं। देन वेक्टर के कंपोनेंट्स के कंसेप्ट की मदद से उन दोनों के फील्ड्स का इंडिविजुअली कंपोनेंट्स चेक करते हैं। फिर ये चेक करते हैं कि कोई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहा। फिर ये भी देखते हैं कि कोई दो कंपोनेंट क्या एक ही डायरेक्शन में है ताकि हम उसको जोड़ सकें। तो इस तरह से हम स्टेप वाइज उसके पूरे डेरिवेशन को समझाते भी हैं एज अ टीचर, और स्टूडेंट को समझना भी वैसे ही चाहिए स्टेप वाइज। तो किसी भी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर समझना ही समझदारी है। और जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में उस पूरे कैलकुलेशन को समझ जाएंगे, पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे, तब हमें मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करनी है। एज अ टीचर मेरी तरफ से दो सलाह है इसमें कि एक, सेल्फ प्रैक्टिस, खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, और अगर मौका मिले तो अपने दोस्तों को पढ़ाने की कोशिश करें, उस टॉपिक को अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो हम तभी बेहतर समझा पाएंगे जब हमें वो खुद क्लियर होगा। तो जब हम अपने दोस्तों को वो टॉपिक समझाएंगे और अगर हम उसे पूरा टॉपिक समझा देते हैं तो ये खुशी की बात होगी कि बस हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी स्टेप में अगर हम रुक जाते हैं तो हमें हमारा डाउट भी पता चल जाता है कि बॉस यहाँ पे मेरे को खुद कंफ्यूजन। तो वहां जरूरत है कि वापस से उस डेरिवेशन को खुद से पढ़ा जाए या टीचर की सपोर्ट लेके उस डाउट को क्लियर किया। ठीक है, तो बड़े टॉपिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए? बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर स्टेप वाइज पढ़ना चाहिए, फिर बार बार प्रैक्टिस करके और साथ ही साथ अपने साथियों को भी पढ़ाकर उस पे कमांड हासिल करनी चाहिए। ठीक है, अब त्रिपाठी सर नमस्कार, आपको विशेष रूप से धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे अपना योगदान देने के लिए, दिलवाने के लिए मेरी ओर से भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रोल है इमेजिनेशन का, इलिस्ट्रेशन का, जिसमें बहुत बड़ा योगदान होता है डायग्राम्स का, ग्राफ का, है ना। तो स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि अगर वो कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो जिसमें डायग्राम भी बना सकते हो
तो कोशिश करें डायग्राम्स को भी यूज करने का, कोशिश करें ग्राफ को भी यूज करने का, क्योंकि एक पिक्चर कई वर्ड्स से बेहतर है। एक पिक्चर कई सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है जो आप बहुत सारे वर्ड्स लिखकर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डायग्राम्स, ग्राफ एटसेट्रा का भी इस्तेमाल बेहिचक करें। जहां भी संभावना दिख रही है वहां डायग्राम्स बिल्कुल बनाएं। जैसे बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ेंगे आके, 11th में भी फ्लूइड मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें ग्राफ का, डायग्राम्स का इस्तेमाल होता है, और वो कंसेप्ट्स को समझना और समझाना दोनों बहुत आसान बना देते हैं। तो जहां तक संभव हो डायग्राम्स और ग्राफ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। ठीक है, अब जब हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया, जब हमारा अपनी भाषा पे, जिस भाषा में हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को, उस पे नियंत्रण भी है, क्या ठीक है, हमें हमारी वोकैबुलरी फिजिक्स के टर्म्स को लेके अच्छी है, फिर हमने जो है बेसिक्स भी मजबूत कर लिए, हमने बड़े बड़े डेरिवेशंस, बड़े बड़े कंसेप्ट्स को टुकड़ों में तोड़कर समझ भी लिया, कई बार प्रैक्टिस भी कर लिया, दोस्तों को भी पढ़ा दिया, अपना भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, डायग्राम्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। तो इन सब के बाद एक अड़चन आती है भूल जाने की, और ये भूल जाने की जो अड़चन है, कंसेप्ट्स भूल जाना, डेफिनेशन भूल जाना, डायग्राम में क्या बनाना था, नहीं बनाना था, क्या लेबलिंग थी, ये भूल जाना, इस समस्या की जड़ में आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि हम जब कोई टॉपिक को समझ जाते हैं, कई बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, दोस्तों को भी समझा लेते हैं, तो हमें लगता है कि बॉस अब तो हमको याद हो गया, समझ गए, दोस्तों को भी समझा लिया है, अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम टाइम देखेंगे। तो बॉस, अगर कोई टॉपिक आपने अप्रैल में, मई में पढ़ा है, एग्जाम फिर अगली मार्च में आने वाली है या फरवरी में आने वाली है, तो इन 10 महीने में उस कंसेप्ट का, उस टॉपिक का ABCD भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि साइंस ये कहता है कि इंसान की प्रवृत्ति है चीजों को भूलना, और अगर हम कोई चीज नहीं भूलना चाहते तो जरूरी है क्या, समय समय पर रिवीजन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि हम अपने फादर का नाम क्यों नहीं भूलते, हम अपने घर का पता क्यों नहीं भूलते, हम ABCD क्यों नहीं भूलते, हम 2+2 4 जैसे कैलकुलेशंस क्यों नहीं भूलते, क्योंकि ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमारे इस्तेमाल में होती है। चाहे हम पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, वहां फादर्स नेम लिखना हो, स्कूल में या कोई एग्जामिनेशन का एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं, वहां फादर्स नेम लिखना है ना। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी पड़ती है, जिसके कारण ये हमारे दिमाग की मेमोरी में रिवाइज होता रहता है। अगर आप ABCD 10 साल 20 साल पढ़ना छोड़ दें तो क्या होगा, जैसे 15 के बाद अक्सर जो टेबल होती है 16, 17, 18, 19 तो बड़ी खतरनाक वाली शानदार तरीके से है ना। तो ये टेबल्स लोग क्यों भूल जाते हैं, इनके टेबल क्यों नहीं याद होता है, 19 8 जा, क्यों नहीं 2+2 4 जैसा जबान पे है, कुछ के होते होंगे, किसी किसी की मेमोरी पावर बहुत शानदार होती है, बट इन जनरल ये प्रॉब्लम है कि 17 6 जा, 17 7 जा, 18 8 जा, 18 9 जा, 19 6 जा, 19 7 जा, ये मुजवानी याद नहीं है। क्यों नहीं याद है, क्योंकि ये बार बार यूज में ही नहीं आए, बार बार इनको दिमाग ने रिवाइज ही नहीं किया है, तो हम भूल जाते हैं। किसी शहर में आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जाके देखिए, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल दोबारा गए ही नहीं वहां, उस दौरान वहां कई सारे चेंजेस हो गए, हम रास्ता भूल गए। तो रिवीजन हर जगह जरूरत है, फिजिक्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंस है।
तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेरी एक सलाह है कि आप वीकली बेसिस पर एक दिन रिजर्व कर सकते हैं कि हाँ सैटरडे संडे ये एक दिन में जितनी भी टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं उनको एक बार सरसरी निगाह रिवाइज जरूर करूंगा। कम से कम सरसरी निगाह रिवाइज करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूं बिकॉज आपने अप्रैल के एंड में अगर रिवीजन शुरू किया तो आपके पास सिर्फ अप्रैल महीने का कंटेंट है, लेकिन अगर आप नवंबर महीने में रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके पास अप्रैल से लेके पूरे नवंबर तक के महीने का कंटेंट है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि लाइन बाय लाइन वो हो सके, तो इसलिए सरसरी निगाह पे जब हम रिवीजन करते हैं तो एटलीस्ट वो दिमाग को रिकॉल होते रहती है कि हाँ ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था। हाँ कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होते हैं, तो उनको आप जो है सो रैंडमली कभी भी लिख के प्रैक्टिस करें। आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बना के आप जहां पढ़ते हैं वहां आप उसको चिपका के रख सकते हैं, या घर में वैसी जगह जहां पे आपकी नजर अक्सर जाती है जैसे फ्रिज के ऊपर, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उन पे जब आपको नजर बार बार जाएगी तो वो धीरे 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 अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसको वीकली प्लान करें या 10 दिन में प्लान करें, इससे ज्यादा लेट प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा लेट होने पे वो यादगार बन जाएंगे। ठीक है, तो चीजें हम भूले नहीं, इसके लिए फ्रीक्वेंटली रिवीजन की जरूरत सख्त रूप से है। ठीक है, अब है कि भाई ठीक है बॉस, हर चीज कर लिया, याद भी कर, प्रैक्टिस भी कर ली, रिवाइज भी कर रहे हैं, सब चीज हो रहा है, बट एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। एग्जाम में जो आंसर लिख रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं, कैसे पता चलेगा। एग्जाम में जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो सही सही याद है, ये कैसे कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण पॉसिबल है कि हम आता हुआ जवाब भी गलत लिख के आ जाएं और बाद में याद आए कि अरे यार ये तो ऐसा था, मैंने ऐसा लिख दिया। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए समय समय पर ओरल और रिटन लिखित दोनों तरह के टेस्ट देते रहने चाहिए। जब हम ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट क्लास में, ट्यूशंस में, कोचिंग में देते रहते हैं और हमारे जवाब पे जब हमें सही सही पूरे पूरे नंबर मिलते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने डायग्राम्स की प्रैक्टिस की, जो मैंने डेरिवेशंस की प्रैक्टिस की, जो मैंने डेरिवेशंस के स्टेप्स लिखे वो एकदम सही थे। एग्जाम में जो आंसर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड्स को मैच करने वाला था, इसलिए मेरे को पूरा नंबर मिला, मतलब मैंने सही सही किया। तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा जिससे एग्जाम में भी उस 3 घंटे में हम बेहतर आंसर क्वालिटी कॉपी पर दे पाएंगे, जो कि मार्क्स के रूप में हमारे मार्कशीट पे दिखेगा। ठीक है, अब सारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात हो गई कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट के लिए भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स बड़े डेरिवेशंस के लिए क्या करना चाहिए, है ना। अब है कुछ पर्सनली मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या है जो मैंने दूसरा पॉइंट मैंने कहा था भाषा को लेके, उसी से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए मेरी पहली सलाह है बच्चों को कि इसमें पैराग्राफ के रूप में आंसर लिखने की जगह बेहतर होगा कि बच्चे पॉइंट वाइज आंसर्स लिखें। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो डायग्राम और ग्राफ को भी यूज करें। डेरिवेशन है तो स्टेप वाइज लिखें, है ना। रीजन बिहाइंड कि चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए कंटेंट की क्वालिटी से मतलब होता है। ठीक है, तो जब आप टू द पॉइंट वाइज आंसर्स लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं उनको क्वालिटी कंटेंट जो है वो दिखेगी और वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अवॉर्ड करेंगे उसमें। ठीक है, अब
सबसे बड़ी जो समस्या है स्टूडेंट्स के साथ वो ये होती है आज के समय में कि क्या पूछा गया है, उसमें लिखना क्या है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो क्या पूछा गया है तो ये तो चूंकि अब साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो समझ ही सकते हैं। उसमें क्या लिखना है ये भी पता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम उसमें लिख देंगे। लेकिन सवाल है कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ये कितना और कैसे ही जो है वो खेल करते हैं मार्क्स में। अब क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, हमने 2 लाइन में आंसर लिख के छोड़ दिया, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 में 5 दे दे, 5 में 4 दे दे, 5 में 3 ही दे दे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही 1 मार्क का है और हमने उसमें 2 पेज का आंसर लिख दिया, 10 लाइन का आंसर लिख लिया, है ना, तो हमको इस चीज पे ध्यान रखना है कि कितना लिखना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसका आंसर 1 वर्ड ही होगा या 1 लाइन का होगा। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है अगर दिमाग में बैठा है तो। कोई क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो जरूरी नहीं है कि वो 2 पेज 3 पेज में ही होगा तभी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हमें हमारा इंटेलिजेंस यूज करना है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल की लाइट की डेफिनेशन, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया 1 मार्क में कि डिफाइन लाइट, व्हाट इज लाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट, तो हम उसमें क्या लिखेंगे। हम उसमें लाइट की पहले तो जो मेरे हिसाब से एक अच्छी डेफिनेशन होगी वो ये होनी चाहिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इट मेक थिंग्स विजिबल टू अस। ये तो सारे बच्चे लिख देते हैं। मेरी तरफ से मैं ये इसमें ऐड करूंगा, अगर मैं स्टूडेंट होता और अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो मैं उसमें ये भी ऐड करना पसंद करता कि इट शोज some phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction, TIR, etc. इतना जरूर मैं ऐड करता उसमें। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में जब मैं ये 3 लाइंस के आंसर्स को लिखता जिसमें डेफिनेशन भी होती, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करवा दी वहां पे, तो यहां पे मुझे नहीं लगता है कि 1 मार्क में 0.1 मार्क भी कटेगा। 1 का 1 पूरा का पूरा टीचर देगा वहां, ठीक है। अब मान लीजिए 3 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ लिया है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्लास 12th के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक में ही आता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे। तो नॉर्मली जो बच्चा है आज का वो तो सोचता है कि यार चलो प्रॉपर्टीज ही तो पूछी है, ठीक है लिख देते हैं, चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, है ना, चार्जेस आर कंजर्व, हो गया प्रॉपर्टी। 3 मार्क्स का है, 3 लिख दिया मैंने, तो ये गलत है। यहां पे ये लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा सजेशन है कि चार्जेस है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एडिटिव, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एडिटिव का मतलब क्या। तो यहां पे हम लिखेंगे कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस ऑन इट, ठीक। अब इतने सारे वर्ड्स को कौन पढ़े, क्यों पढ़े। कॉपी चेक करने वाले को भी तो हड़बड़ी होती है कि बस जल्दी से कॉपी चेक करनी है। तो वहां पे एक बेहतर तरीका है कि इस स्टेटमेंट के साथ साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे दें कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें 2-3 अलग अलग पोलैरिटी वाले चार्जेस मेंशन कर लिए कि +5 कूलम, -2 कूलम, +8 कूलम, इस तरह से, एंड नेट चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू करके लिख दिया कि हाँ ये 3 चार्जेस थे, तीनों का अलजेब्रिक सम निकाला और नेट आंसर लिख दिया, ठीक। सिमिलरली क्वांटाइजेशन, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, वहां हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन इसी तरह से एग्जांपल छोटा सा ले लेंगे कि इफ अ बॉडी लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन्स
then the charge it acquire equals to Ne. वहां n की जगह हो जाएगा 10, E की जगह हम 1.6 वाला जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो ले लेंगे, है ना। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम उसका मतलब समझाएंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक। तो जब हम इस तरह से हेडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देंगे, तो ये 3 मार्क्स में बहुत ही शानदार आंसर क्वालिटी बनेगी। और टीचर हमें 3 में 3 अगर नहीं भी देना चाहे तो इन वर्स्ट केसेस 2.5 तो एटलीस्ट वो अवॉइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा, अपना इंटेलिजेंस यूज करना होगा, क्योंकि आंसर लिखना एक कला है और कला जो है वो खुद डेवलप होती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो अब है इसमें बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि ठीक है, आप तो टीचर, आपको पता है कि किस टॉपिक में क्या पूछा गया है तो कितना लिखना चाहिए, हमको कैसे पता चले। तो बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक्स आते हैं ना, उनमें सेट होते हैं अलग अलग, 1 मार्क क्वेश्चंस का सेट, 2 मार्क क्वेश्चन का सेट, 3 मार्क क्वेश्चन का सेट, 5 मार्क क्वेश्चन का सेट, एज वेल एज जो रेफरेंस बुक्स हम यूज करते हैं उसमें भी वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उनका जवाब क्वेश्चन बैंक ने या बुक ने क्या दिया है, कितना दिया है, कैसे दिया है, डायग्राम बनाया है कि नहीं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है कि नहीं, ये उससे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे फिर अपना धीरे धीरे स्पार्क जगने लगेगा कि हाँ, ये पूछेगा तो इतना और ऐसे ऐसे लिखना है, ये पूछेगा तो इसमें ये भी लिखना है और डायग्राम भी बनाना है, ये पूछेगा तो इसमें एक्सप्लेन भी करना है, साथ ही साथ न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल भी दे देना है। इससे टीचर खुश हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्ड करेगा, ठीक है। अब आज के डेट में बच्चों में एक बड़ी विचित्र सी टेंडेंसी आ गई है। विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में सिखाना मतलब पढ़ाना ये आसान है और सीखना, समझना ये दुनिया का मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं किया जा सकता है कि सामने वाला समझाने वाला कैसा है, वो कैसे समझा रहा है। किसी चीज को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि समझने वाला अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है उसको समझने में कि नहीं कर रहा है, वो समझना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। तो फिर यहां वो पहली बात आ जाती जो मैंने कही थी कि दिमाग, हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। तो चूंकि समझना हमें है, स्टूडेंट्स को है, तो उसको कुछ चीजें खुद से करनी होगी अलग हटके, क्योंकि हर बच्चे के समझने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को हंसी मजाक वाले जवाब में समझ में आ जाता है, जैसे बिहार के ही पटना से एक खान सर हैं, बड़े फेमस हैं, उनका समझाने का स्टाइल एकदम निराला है, हंसते मुस्कुराते कोई भी चीज को हंसी मजाक में समझा देते हैं, तो बहुत से बच्चों को उस तरह से समझ में आता है। बहुत से बच्चे सीरियस लर्नर्स होते हैं, सीरियस मतलब उनको इधर उधर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए, वो वही समझते हैं। उसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल लेके समझाना चाहे तो उनको दिक्कत होती। तो हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी खासियत है, अपना एक तरीका है पढ़ने का, समझने का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि ठीक है, हम कंटेंट समझ भी गए, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, हमने सब चीज कर लिया, बट जो मैंने एक पॉइंट कहा था रेगुलर रिवीजन करने की, तो रेगुलर रिवीजन करने के लिए तो एक कन्फाइंड नोट्स होना चाहिए ना बॉस अपने पास, कि हाँ ठीक है, ये फलाना चैप्टर है, इसके 20 पेज के नोट्स हैं,
ये वाला चैप्टर है, इसके 15 पेज में नोट्स हैं, ये वाला चैप्टर है, इसके 22 पेज में नोट्स हैं। तो जब एक कन्फाइंड इंफॉर्मेशन शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे पास रहेगी, तभी तो हम उसको क्विकली रिवाइज कर पाएंगे जल्दी जल्दी। अब 200 पेज का तो कंटेंट हम एक चैप्टर का रिवाइज करने नहीं बैठेंगे, है ना। तो उसमें स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि स्टूडेंट्स जो स्टडी नोट्स यूज करते हैं वो खुद का लिखा हुआ करें। एज अ टीचर मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को मेरा लिखा हुआ नोट्स देता हूं, बट स्टिल मैं सजेस्ट करता हूं कि बस तुम लोग अपना भी लिखो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी खासियत, हर बच्चे का लिखने का अपना तरीका, हर बच्चे के की जो वोकैबुलरी है सब्जेक्ट को लेके वो अलग टाइप की है। तो जब सभी बच्चे अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो सब एक ही नोट से कैसे पढ़ सकते हैं, एक ही स्टाइल के, है ना। तो इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे अपना शॉर्ट नोट्स खुद तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, बुक ने भी लिखा हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। टीचर भी उसको बताता है। तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपनी भाषा में इसको शॉर्ट करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर ले, ताकि जब वो उसको देखे 10 दिन बाद, तो चूंकि वो उसकी भाषा में है, उसको जिस स्तर पे समझ में आता है, उसको जिस वोकैबुलरी के थ्रू समझ में आता है, उसी के टर्म्स में वो चूंकि नोट्स होंगे, तो वो जल्दी कैच करेगा। ठीक है। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि बच्चे जो है वो खरीदे हुए नोट्स या टीचर के दिए हुए नोट्स पे बहुत रिलाई ना करें। वो अपना खुद का नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें। ठीक है। और सबसे आखिरी बात, अभी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी आ गया इस वीडियो में कि चूंकि काफी देर से बोल रहा हूं तो गला सूखने लगा, तो थोड़ा सा हल्की खांसी भी आ गई, है ना। लेकिन अगर मैं पानी लेकर बैठा रहता, जो मेरी गलती है कि मैं लेकर ना बैठा, तो अभी 2 घूंट पी लेता, मेरी आवाज ठीक हो जाती, गला सूखा हुआ नहीं रहता, है ना। यही चीज स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि साल भर कंटिन्यूटी से पढ़ने के लिए, इफेक्टिव तरीके से पढ़ने के लिए और पढ़ते रहने के लिए जरूरी है स्वस्थ रहना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। है ना। ये नहीं कि बाहर खा लिया कुछ भी, पेट खराब हो गया। दोस्तों के साथ लेट नाइट जो है वो घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, और अगले दिन हरासमेंट के कारण जो है वो फीवर हो गया। ठंड में जो है वो ढंग से ठंड के कपड़े ना पहने, बाहर निकल गए, ठंड लग गई। गर्मी में जो है वो प्रॉपर पानी नहीं पिया, गर्मी में बाहर निकला, लू लग गया। तो इन सभी कारणों से जब हेल्थ गड़बड़ होगा, तो स्वाभाविक है कि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी डाइजेशन खराब हो गया है, कभी फीवर हो गया है, तो जब खुद का हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि दिमाग जो है वो चिड़चिड़ा हुआ रहेगा। तो जब वो चिड़चिड़ा है तो कैसे तैयार होगा पढ़ाई करने के लिए, कैसे तैयार होगा डेरिवेशंस को समझने के लिए, कैसे तैयार होगा वो चीजों को याद करने के लिए या इवन रिवीजन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को अपने हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना वो अपने कपड़ों का करते हैं, है ना। कपड़े अगर हम अच्छे साफ सुथरे पहनते हैं, तो हमें हमारा हेल्थ भी वैसा ही साफ सुथरा और अच्छा रखना होगा, जिसके लिए अच्छी डाइट, डिसिप्लिन्ड वे में टाइम टेबल फॉलो करना होगा। हमें एज ए स्टूडेंट अपना टाइम डिफाइन करना होगा कि हम इतने देर तक ही दोस्तों के साथ रहेंगे, इतने बजे से इतने बजे शाम तक ही रहेंगे, अंधेरा होते होते हम घर में वापस आ जाएंगे। अब चाहे
ठंड में अंधेरा जल्दी हो या गर्मी में अंधेरा लेट हो, उससे नहीं मतलब है। अगर हमने 30 मिनट्स का टाइम लॉक कर रखा है कि 30 मिनट्स आई विल गिव टू माई सेल्फ, है ना, मीन्स मैं दोस्तों के साथ रहूं, मैं उतनी देर गाना सुनूं, मैं उतनी देर टीवी देखूं, उतनी देर फोन चलाऊं, तो वो उससे ज्यादा फिर एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, और ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, अनुशासन, कि इस वीक में इतना पढ़ लेना है, मतलब पढ़ लेना है। आज 20 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, आज 50 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, मतलब करने हैं। आज ये वाले टॉपिक का शॉर्ट नोट्स लिख लेना है, मतलब लिख लेना है, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो 3 घंटे में। तो जब इस जिद के साथ एक डिसिप्लिन्ड वे में हम साल भर तैयारी करेंगे, तो एक बेहतर रिजल्ट लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप कि इस वीडियो के थ्रू, इस लाइव सेशन के थ्रू जो भी मैंने टिप्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे साझा की है, वो आप लोगों के लिए कारगर हो। इन बातों को, जिन बातों को मैंने अभी साझा किया है, उनको अगर साल भर निरंतरता से माना जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बच्चे गेन कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो आने वाले सेशन में, आने वाले एकेडमिक सेशन में, वो जिस भी क्लास में हो, उस क्लास में हर सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से उन सब्जेक्ट्स में जो भी एक्टिविटीज होती होंगी उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, और एग्जाम्स में एक बेहतर आंसर्स लिखकर मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं बच्चों से विदा लेता हूं। इस ग्रुप को वापस से त्रिपाठी सर, अलका मैम, इन लोगों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे ये सुनहरा मौका दिया अपने एक्सपीरियंस से बच्चों के साथ कुछ बातें शेयर करने का। और उम्मीद है कि मुझे आगे भी इस तरह से मौका मिले और भी किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब इस सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।